हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इंजेक्शन आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ट्रोपिन नाम से आता है। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन ये इमरजेंसी में यूज़ होने वाला इंजेक्शन है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, चलिए वो जानते हैं कि इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला इसका यूज़ होता है, ये ब्रेडिकार्डिया के अंदर यूज किया जाता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का स्लो हो जाना। अगर किसी पेशेंट के अंदर हार्ट रेट बिल्कुल कम हो जाती है तो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, उसकी हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला तो यूज़ हो गया टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया यानी कि स्लो हार्ट रेट। दूसरा इसका यूज होता है जनरल एनेस्थीसिया से पहले इसको दिया जाता है। देखिए, किसी की भी सर्जरी होती है, सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है और एनेस्थीसिया से पहले एट्रोपिन दिया जाता है। तो एट्रोपिन को हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसको एनेस्थीसिया से पहले दिया जाता है सलाइवा और सीक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा इसका इस्तेमाल हो गया कि एट्रोपिन जो है वो एनेस्थीसिया से पहले दिया जाता है और उसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न है सलाइवा को इनहिबिट करने के लिए और सीक्रेशंस को इनहिबिट करने के लिए, जो रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस होते हैं उनको इनहिबिट करने के लिए। तो ये हो गए इसके दो यूज। तीसरा यूज किया जाता है मशरूम पॉइजनिंग के अंदर। देखिए, मशरूम पॉइजनिंग दो तरीके की होती है। पहली होती है अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, दूसरी होती है लेट मशरूम पॉइजनिंग। तो इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है अर्ली मशरूम पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए। दूसरी जो पॉइजनिंग है लेट मशरूम पॉइजनिंग, इसके अंदर एट्रोपिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आप नेट पर सर्च करोगे ना कि एट्रोपिन का क्या क्या यूज है, तो दो यूज तो आपको ये दिखा देगा। तीसरा यूज क्या लिखा हुआ मिलेगा? वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा मशरूम पॉइजनिंग। वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ होगा कि मशरूम पॉइजनिंग अर्ली मशरूम पॉइजनिंग है या फिर लेट मशरूम पॉइजनिंग है। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि इसका इस्तेमाल अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में किया जाता है। लेट मशरूम पॉइजनिंग के अंदर एट्रोपिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्योंकि देखिए, एट्रोपिन पॉइजनिंग में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वही सेम सिम्टम्स लेट मशरूम पॉइजनिंग के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लेट मशरूम पॉइजनिंग एट्रोपिन पॉइजनिंग ही है। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग पहले से ही है और आप ऊपर से एट्रोपिन दोगे तो कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में तो इसका इस्तेमाल किया जाता है और लेट मशरूम पॉइजनिंग के अंदर जो ये एट्रोपिन है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से नोट करने हैं। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन का यूज किया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग के अंदर। देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे मेलाथायोन हो गया, पैराथायोन हो गया। कार्बामेट्स के अंदर एग्जाम्पल आता है कार्बारिल। मेलाथायोन, पैराथायोन, कार्बारिल, ये क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स है। अगर इनकी पॉइजनिंग हो जाती है तो इनकी पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो ये हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट और जो ये कार्बामेट्स हैं, ये कहाँ होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इंसेक्टिसाइड्स के अंदर। जो किसान खेतों के अंदर स्प्रे मारता है, जो इंसेक्टिसाइडल स्प्रे मारता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम जानते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक किसान है ना, वो स्प्रे मार रहा है अपने खेतों के अंदर। ठीक है, और स्प्रे किस चीज़ का है? इंसेक्टिसाइड का है, इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और उस स्प्रे के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेलाथायोन प्रेजेंट है। अब जो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स होते हैं ये हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ये हमारी स्किन मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, अब हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं और बिल्कुल क्लियरली आपको समझना है। देखिए, एक किसान है जो कि अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर रहा है। वो स्प्रे कर रहा है इंसेक्टिसाइड का। अब इंसेक्टिसाइड के अंदर हमने एग्जांपल माना उसके अंदर मेलाथायोन है। ठीक है, उसने स्प्रे कर लिया और वो स्प्रे करके घर चला गया। ठीक है, अब जब वो स्प्रे कर रहा है तो उसकी स्किन पर भी वो स्प्रे आया होगा। ठीक है, यानी कि उसकी स्किन के ऊपर वो स्प्रे है, तो जो मेलाथायोन होता है उस स्प्रे के अंदर वो हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है। तो अगर वो किसान 4-5 दिन तक नहीं नहाएगा तो जो वो कार्बामेट या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट उस स्प्रे के अंदर प्रेजेंट है ना,
वो उसकी स्किन के थ्रू, स्किन मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर होकर ब्लड में चले जाएंगे। अगर सफिशिएंट अमाउंट ब्लड में चला गया तो वहाँ पर फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, पहला तो एग्जाम्पल हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, जो ये इंसेक्टिसाइडल स्प्रे हैं, अगर ये किसी ने पी लिया, खा लिया, तो क्या होगा? तो क्या होगा, वो उसके पेट में जाएगा, वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस के अंदर जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है या फिर जो कार्बामेड्स है, ये ब्लड में पहुंच चुका है। अब ब्लड में जाने से क्या होगा वो आगे अब हम समझते हैं। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया था मेलाथायोन का। मेलाथायोन ब्लड के अंदर एंटर किया। मेलाथायोन ने क्या किया, एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, इसको इनहिबिट कर दिया। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का काम होता है एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करना। अब ये जो एंजाइम है ये तो इनहिबिट हो गया, तो इसका मतलब ये एसिटाइल कोलिन ये डिग्रेड नहीं होगा और एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है वो हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो गया। एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो M1, M2, M3 रिसेप्टर हैं वो तीनों के तीनों रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टिमुलेट होने से क्या होगा, M1 रिसेप्टर क्या है, हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर M1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो एसिड सिक्रेशन बढ़ जाएगा, हमारे पेट के अंदर जो एसिड है उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो M1 जैसे ही स्टिमुलेट हुआ वैसे ही एसिड सिक्रेशन बढ़ गया। M2 होता है हमारे हार्ट के अंदर, हमारे दिल के अंदर। M2 जैसे ही स्टिमुलेट होगा तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, यानी कि जो हार्ट रेट है वो लो हो जाएगी। ठीक है, अगर M3 स्टिमुलेट हुआ तो क्या होगा, M3 स्टिमुलेट होने से क्या होगा, ये हमारी आंखों के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारी ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होता है M3, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो कुछ चीज़ें होंगी, क्या होगी, हमारी आंखों के अंदर जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और पिन पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, इस तरीके से जो प्यूपिल है ऐसा हो जाएगा, पिन पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह हो जाएगा। ठीक है, अगर M3 स्टिमुलेट होता है तो। ठीक है, और जो सीक्रेशंस है हमारी बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएंगे, जैसे सलाइवा बढ़ जाएगा, है ना। ब्रोंकाई है जो हमारी लंग्स की जो सांस की नली होती है वो क्या होगी, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। डायरिया हो जाएगा यानी कि लूज मोशंस, और यूरिनेशन हो जाएगा, जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया, एक किसान था उसने इंसेक्टिसाइड पी लिया। अब इंसेक्टिसाइड पीने से, इंसेक्टिसाइड के अंदर क्या था, ऑर्गेनोफॉस्फेट था, ऑर्गेनोफॉस्फेट ब्लड के अंदर पहुंच गया। ब्लड में पहुंचने से उसने एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर दिया। ये एक एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करने का काम करता है। अगर ये इनहिबिट हो गया तो एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो गया, और एसिटाइल कोलिन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से ये तीनों रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए। अगर ये तीनों रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। अब ये सिम्टम्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होने के। तो जैसे ही ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी तो पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे, एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट लो हो जाएगी, जो प्यूपिल है वो पिन पॉइंट हो जाएगा, सिक्रेशन बढ़ जाएंगे, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, यूरिनेशन होएगा, डायरिया होएगा। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब उस पेशेंट को ले जाया गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने ये सारे सिम्टम्स देख लिए और पता चल गया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है, कि इस किसान ने इंसेक्टिसाइड को पी लिया है। ठीक है, या फिर 4-5 दिन तक वो किसान नहाया नहीं और उसके ब्लड में सफिशिएंट अमाउंट जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो एंटर कर चुका है स्किन के जरिए ब्लड में। ठीक है, तो इस केस के अंदर अब डॉक्टर क्या करेगा, उसको एट्रोपिन का इंजेक्शन देगा। एट्रोपिन क्या करेगा, एट्रोपिन इन तीनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, M1 को ब्लॉक कर देगा, M2 को ब्लॉक कर देगा और M3 को ब्लॉक कर देगा। देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होने से तीनों रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए और ये सिम्टम्स हमको देखने को मिले। अब हमें ऐसा इंजेक्शन देना है ना कि ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएं, क्योंकि ये तीनों रिसेप्टर स्टिमुलेट है, स्टिमुलेट होने की वजह से ये सारी की सारी कंडीशंस हुई हैं। तो एट्रोपिन क्या करेगा, इन तीनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। अगर तीनों रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना,
एट्रोपिन का यूज किया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए। और क्या इसका प्रोसीजर होता है अगर कार्बामेट या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। अब देखिए, अब कुछ बातें देखिए क्या है। मान लिया किसी पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं, डॉक्टर उसको एट्रोपिन का इंजेक्शन देगा। ठीक है, डॉक्टर ने उसको एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया। अब क्या हुआ, ये जो एट्रोपिन का इंजेक्शन है ये आईवी देना होगा और हर 5 मिनट के बाद रिपीट करना होगा। 5 मिनट के बाद क्यों रिपीट करना है? क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता है कि उस किसान ने कितना इंसेक्टिसाइड निगल लिया है। ठीक है, तो हर 5 मिनट के बाद क्या है, एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ये एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है हर 5 मिनट के बाद, अब ये कब रोकना है? तो कब रोकना है, कुछ साइन आएंगे पेशेंट की बॉडी के अंदर, वो देखने हैं, तब ये इंजेक्शन रोकना है। और उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। ठीक है, जो एट्रोपिन है उसका एट्रोपिनाइजेशन हो गया है। क्या क्या साइंस आएंगे? एट्रोपिन इन तीनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। ठीक है, जैसे ही एट्रोपिन अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, जो प्यूपिल पिन पॉइंट हो गया था अब वो वापिस से क्या है, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, पहले पिन पॉइंट था, पहले तो प्यूपिल का साइज इतना था, अब प्यूपिल का साइज नॉर्मल हो गया है, यानी कि वो क्या हो गया है, वो डायलेट हो गया है। तो पहला साइन तो ये आएगा। दूसरा साइन, जो सीक्रेशन इंक्रीज हुए थे वो सीक्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि सीक्रेशन इंक्रीज हुए हैं? प्यूपिल तो देख लेगा, है ना, आंख को खोलकर देख लेगा कि पिन पॉइंट साइज हुआ है। सीक्रेशन इंक्रीज स्टेथोस्कोप से पता चलेगा। ठीक है, तो जब सीक्रेशन डाउन होंगे तब दूसरा साइन ये माना जाएगा। ठीक है, और जो हार्ट रेट लो हुई थी वो हार्ट रेट क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 3 साइन होते हैं एट्रोपिनाइजेशन के, कि इस समय पे जो एट्रोपिन है वो नहीं देना होता है। ठीक है, तो अब जो पेशेंट है वो खतरे से बाहर है अगर जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और सीक्रेशन डिक्रीज हो चुके हैं और जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो चुका है। तो ये साइंस है एट्रोपिनाइजेशन के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो में, हमने पढ़ा एट्रोपिन के बारे में। ठीक है, तो एट्रोपिन के क्या क्या यूज़ होंगे वो मैंने आपको बताया है और ये सब कुछ भी आपको डिटेल के अंदर बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको एक कॉपी और पेन लेना है और ये अच्छे तरीके से लिख लेना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने एट्रोपिन के बारे में समझा। और रही बात डोज की, तो मैं नहीं समझता कि डोज आपको बताना सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि व्यूज़ के चक्कर में मैं डोज नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये इमरजेंसी में यूज़ होने वाला इंजेक्शन है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। डोज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना इतनी ज़रूरी नहीं है। ये सब डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है और वो इस्तेमाल करता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।